एमएन टीवी और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश आज अलीगढ़ में है। और आज अलीगढ़ में हमने जो 2022 में जो चुनाव होने वाला है, इसके संदर्भ में जो राजनीतिक दलों को बुलाया है, इसमें कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, बहुजन मुक्ति पार्टी के नेता है, आम पार्टी के भी है। ये सारे के सारे लोग साथ में हैं। नेता है, जिला प्रवक्ता है, जिला अध्यक्ष है। इन लोगों से हम बात करेंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी है और इनके साथ जो 2022 का जो चुनाव होगा, आज के पैनल में जो लोग हैं, इंजीनियर राहत सुल्तान, जिला प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अलीगढ़, डॉक्टर कृपाल सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़, एडवोकेट प्रदीप कुमार, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश, शाहिद शेख, जिला प्रवक्ता, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी अलीगढ़, एम.ए. गांधी, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मोहम्मद हमीद साहब, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, एडवोकेट महेंद्र कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अलीगढ़, ये लोग शामिल हैं। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी और एमएन न्यूज़ उत्तर प्रदेश। हम सबसे पहले इन लोगों से सवाल करेंगे। 2022 का जो चुनाव होगा, 2022 में जो चुनाव होगा ये बड़ा अहम है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बड़ी अहम मानी जाती है, पूरे देश में मानी जाती है। तो 2022 के चुनाव में जो होगा, क्योंकि देश की राजनीति तय करने का काम उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं। देश की राजनीति का काम उत्तर प्रदेश करता है और इसी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में है। और अलीगढ़ शहर में कुछ राजनीतिक दलों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा, डॉक्टर कृपाल सिंह यादव जी है, जिला उपाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और उनसे एक सवाल करूंगा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी। पहले तो आपका चैनल का, एमएन चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम लोगों को बोलने का मौका दिया और अपने कार्यक्रम में बुलाया। समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका में है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से फिर लोग पुनः अखिलेश यादव जी को याद करने लगे हैं। इससे पहले जब भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिस तरह से विकास कार्य हुए थे, जिस तरह से रोज़गार मिला था, जिस तरह से महिलाओं को 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन मिलती थी, एम्बुलेंस 102, 108, 10, 90 मिली और तमाम विकास कार्य हुए शहर में। मैं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण का सदस्य था पिछली सरकार में। 100 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य इस शहर में मैंने कराए अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के द्वारा। वो सारे काम उसके बाद से आज तक मुझे नहीं लगता कि एडीए से कोई काम हुआ होगा। पिछले 4.5 साल में तो हम तो कल से अलीगढ़ में घूम रहे हैं, मगर कहीं पर भी रास्ते ठीक नहीं दिखते हैं, नाले भरे हुए दिखते हैं। तो क्या उस समय उसके बाद कुछ काम नहीं? उसके बाद से कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। इनके पास केवल जब से सरकार बनी है तब से 85% जनसंख्या को तबाह करने का इन्होंने प्रोग्राम किया है। संविधान खत्म कर दिया, आरक्षण खत्म कर दिया और इनका एक सूत्री कार्यक्रम में किस तरह से 85% जनसंख्या को शिक्षा से वंचित किया जाए, किस तरह से नौकरियों से वंचित किया जाए। और इनका सीधा एक सूत्री कार्यक्रम है कि सारे विभागों को प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट हो जाएंगे तो स्वतः ही आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का जो संविधान था उसको तहस नहस, यानी अब संविधान रहते हुए भी उसको अस्तित्वहीन बना दिया गया है। संविधान को अस्तित्वहीन करने का काम भाजपा के लोगों ने किया, ऐसा आपका दावा है। तो मैं आपको इसके बाद मैं जो इंजीनियर सुल्तान साहब है, पूरा नाम बताइए। राहत सुल्तान। हाँ, राहत सुल्तान साहब, मेरा एक सवाल है कि दिल्ली में आम पार्टी जो है सत्ता में है, क्या उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है, सारी सीटों पर हमारी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी 2022 में। और हमारी जो जनता है वो एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज़ देने वाली है। और आप देखेंगे कि हमारी पार्टी ने जो राजनीति की है वो काम की राजनीति की है।
धर्म की राजनीति नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर एक मॉडल बना करके आम आदमी पार्टी ने दिया है और जनता को सारी वो फैसिलिटीज़ दी हैं जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में थी, और उसके अलावा उस और भी मज़ीद फैसिलिटीज़ दी हैं जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी नहीं थी। तो एक ऐसा मॉडल, और कितनी चीज़ें जो हैं वो बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट बिजली फ्री है, और अगले 200 यूनिट जो है 50% सब्सिडी है। आपको देखिए, सबसे बड़ा जो काम हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है कि लोगों को के जूते घिस जाते थे सरकारी दफ्तरों में कोई भी कागज़ बनवाने के लिए। अब आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है कि आपके घर के ऊपर वो डॉक्यूमेंट आएगा, आपकी सुविधा अनुसार आपके घर पर वो सरकारी आदमी आएगा और आपका डॉक्यूमेंट बना करके जाएगा। आप उनको कॉल करिए, कॉल करके वो घर पर आएगा और घर पर आकर के आपका डॉक्यूमेंट बना के जाएगा। ये इतनी बड़ी सुविधा है, इतनी बड़ी सुविधा है कि जिसको पूरा समाज जो है अप्रिशिएट कर रहा है। और उसके अलावा ये जो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने जो बनाया है, ये एजेंडा आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे मुल्क में, पूरे देश के अंदर ये एजेंडा हमारा अब होगा। आम आदमी पार्टी आई ही इसी एजेंडे को लेकर के है। और फिर आप ये देखिए, जब आम आदमी पार्टी ने काम किया है तो पब्लिक ने टैक्स भरा है पूरा, कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी छापे नहीं मारे, कभी कोई गुंडागर्दी नहीं की जैसे और दूसरी सरकारें जा जा करके अपना टैक्स के छापे उल्टे सीधे मार रहे हैं। अगर उनके खिलाफ किसी ने कोई बात कह दी तो साहब वो इनकम टैक्स का रेट करवा दिया, दुनिया भर के जेलों में भरवा दिए। आम आदमी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया और सरकार पूरी तरीके से प्रॉफिट में चल रही है। और यहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा में जहाँ जहाँ सरकारें, सबकी सब घाटे में, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, महंगाई आसमान पे चलती चली जा रही है, और पेट्रोल के दाम आप देखिए कहाँ से कहाँ चले गए, और कोई एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं है। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो एजुकेशन के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर जो काम किया है दिल्ली के अंदर, वो इस वक्त पूरी, न सिर्फ हिंदुस्तान में उसके चर्चे हो रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर उसके चर्चे हो रहे हैं। जो सरकारी स्कूल, आप यूपी के स्कूल देख लीजिए और दिल्ली के स्कूल देख लीजिए, एक जमीन और आसमान का फर्क महसूस हो रहा है। जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो पैसे भर भर के बच्चों को पढ़ाया करते थे, वो अब सरकारी स्कूलों में मुफ्त पढ़वा रहे हैं, और रिजल्ट आप देखिए क्या शानदार रिजल्ट आ रहा है। तो इससे बढ़कर के और क्या चाहिए पब्लिक को। तो इस वक्त हमारी पार्टी पूरे यूपी में और पूरे भारत के अंदर जाकर के वो दिल्ली वाला मॉडल बनाने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस की भी प्रवक्ता है, क्या नाम है? शाहिद शेख। शाहिद शेख जी, पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस गायब है सत्ता से लगभग, क्या वो वापसी होगी? कांग्रेस की वापसी होगी और इंशाल्लाह भरपूर वापसी होगी, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम फुल बहुमत के साथ लौट कर आएंगे। और कांग्रेस की जहाँ तक बात है, सबसे पहले तो एक किसानों की बात करेगी, हित की, जो किसानों के कर्जे हैं उसकी बात करेगी, जो किसानों का एमएसपी है उसको सही कीमत पर लेकर आएगी। और जहाँ तक नहरों का सवाल है, नहरों को खेतों तक किस तरह लेकर आया जाएगा उसका संविधान करेगी। दूसरी चीज़ यह है कि जो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चीज़ चल रही है, मज़हब की राजनीति, वो इससे बहुत दूर है। आज कांग्रेस दिखने को तो एक अकेली पार्टी ये समझ लीजिए साथ में खड़ी है, और पार्टी झुंड के साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस के साथ सच्चाई है, वो सच्चाई की राजनीति करती है। और ये इतिहास गवाह है और तारीख इस चीज़ की गवाह है कि झूठ के साथ दुनिया इकट्ठी होती है और सच के साथ अकेला होता है, लेकिन आखिर में जो सच, जो विजय होती है, जो जीत होती है, वो सच्चाई की जीत होती है। और इसी तरह कांग्रेस की भी यहाँ पे जीत होगी और कांग्रेस फुल बहुमत के साथ जीत के आएगी। दूसरी चीज़ यह है कि हमने जो किसानों को देख रहे हैं, किसानों को दुख दर्द को दूर किया जाएगा। तीसरी चीज़, आज जो ये एक लेके चल रहे हैं मज़हब की राजनीति, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। बल्कि मैं तो एक बात ये कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान को संदेश देना चाहूँगा, क्यों दिलों में तूफान लिए बैठे हो, जानकर भी अनजान बने बैठे हो, ऐ मेरे देश के लोगों होश में आओ, खामा हिंदू मुसलमान बने बैठे हो। तो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति हमें ख़त्म करनी पड़ेगी। और जहाँ तक अखिलेश यादव का सवाल है, तो मैं जानना चाहूँगा कि उनकी जीत की हाथ की बात तो बहुत दूर की है, वो जीतेंगे या हारेंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, कोई नहीं कह सकता इस चीज़ को।
कि आजम खां के लिए क्या डील हुई है, उनके लिए एक अल्फाज क्यों नहीं बोलते हैं वो? आखिर इतने दिनों से वो मैं उनसे सवाल पूछूंगा, समाजवादी पार्टी के लोगों से ये आजम खान के संदर्भ में सवाल पूछूंगा। बहुजन मुक्ति पार्टी के एडवोकेट प्रदीप कुमार जी है। प्रदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के भी है और कांग्रेस की भी है। ये सारे जो दल है, ये सारे दल कभी सत्ता में रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है, मगर बहुजन मुक्ति पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है। तो किस आधार पर चुनाव लड़ने वाली? सर, बहुजन मुक्ति पार्टी जो चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, पहला तो उनका बहुजन मुक्ति पार्टी वालों का जो बहुजन मूल्यवासियों की विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित है, बुद्ध की विचारधारा पर आधारित है, अल्लाह तल्ला की विचारधारा पर आधारित है, मोहम्मद साहब की विचारधारा पर आधारित है, उस पर बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। और विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? ये रही विचारधारा, एक संगठन की एक विचारधारा होती है, मगर किन मुद्दों पे चुनाव? बता रहा हूँ। तो बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें मुद्दे हैं। सबसे पहले इस भारत में ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना नहीं हुई। कब से? अंग्रेजों के समय से, 1931 से नहीं हुई। और जो अधिकार वंचित रहा ओबीसी रहा। बाबा साहब ने SC/ST की लड़ाई लड़ी, तो SC/ST को जो संवैधानिक अधिकार थे वो मिलते रहे। तो बाबा साहब के जाने के बाद हमारे बीच में करीब 27-26 साल बाद माननीय काशीराम साहब ये लड़ाई लड़ी। तो उस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि SC/ST का जो आरक्षण था वो 11% तक पहुंच गया। लेकिन हुआ क्या कि ओबीसी हिंदू बनकर कांग्रेस का और बीजेपी का साथ देता रहा। केंद्र में जब साथ देता रहा, सरकार बीजेपी की कांग्रेस की बनती रही। लड़ाई SC/ST के लोग लड़ रहे थे, ओबीसी की लड़ाई को SC/ST के लोग लड़ रहे थे। ओबीसी मंदिर बनवाने में लगा हुआ था, राम का भव्य मंदिर बनवाने में लगा हुआ था, उसे अपने अधिकार की तरफ कोई ध्यान नहीं था। लेकिन काशीराम साहब के आने के बाद राजनीति में यहाँ समाजवादी पार्टी का उदय हुआ और भी कई सारे संगठन राजनीति पर आए। तो उन लोगों ने कभी अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मात्र जो यूरोपीय विदेशी ब्राह्मण हैं उनके इशारे पर ही और उनको मुखिया बनाकर पार्टी में, जैसे बहन मायावती ने साहब के जाने के बाद सतीश मिश्रा को। मुझे एक दो पॉइंट बताए, क्योंकि आपके एजेंडे में जैसे इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी बिजली मुफ्त देगी, शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी। बहुजन मुक्ति पार्टी के एजेंडे में 2-3 संक्षिप्त में बात बताएं। तो एक तो हमारा एजेंडा यही है कि ओबीसी की पहले जातीय गणना होनी चाहिए, सबसे पहला मुद्दा है। और उसको ओबीसी को 52.5% उसका रिजर्वेशन देना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं गांधी जो M.A. गांधी, तो आपसे एक सवाल करता हूँ। इन्होंने जो सवाल उठाया कि आजम खां साहब आज जेल में है और समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनकी रिहाई के लिए कुछ किया नहीं है। मैं M.A. खान गांधी आपके MN TV न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को बताना चाहता हूं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं समाजवादी पार्टी या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पर कि उन्होंने आजम खां साहब के लिए कुछ नहीं किया। तो वो ये जान लें कि पहली बात तो माननीय आजम खां साहब समाजवादी पार्टी से माननीय लोकसभा सदस्य हैं और उनकी बीवी मोहतरमा समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के तरफ से सारी पूरे तमाम
अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश भैया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पार्लियामेंट का सेशन छोड़कर आए जब माननीय आजम खान साहब की तबीयत का हाल जानने के लिए पता चला कि उनकी तबीयत नासाज है। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब हैं, राकेश कपूर साहब हैं, मिस्टर अमित पाठक साहब हैं, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया के फैमिली मेंबर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से अरेंज कराए पूरी डॉक्टर मेडिकल टीम, और वहाँ खुद गए अपने परिवार से। माननीय अक्षय यादव जी की को जिम्मेदारी दी कि 24 आवर्स वो निगरानी रखेंगे, आजम खान साहब की तबीयत का हाल और वहाँ से जारी मेडिकल बुलेटिन पर नज़र रखेंगे। और जेल में मिलने कई बार पहुँचे, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बीबी मोहतरमा बेगम मोहतरमा जो आजम खान साहब की, उनसे मिलने घर गए। यहाँ तक कि साइकिल यात्रा का शुभारंभ भी आजम खान साहब के शहर रामपुर से और उनकी यूनिवर्सिटी के संघर्ष के लिए शुरुआत वहीं से की माननीय अखिलेश यादव जी ने। नहीं, इनका सवाल जो था कि उनके जेल की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया। जेल की रिहाई के लिए जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल लीडर क्या कर सकता है? अच्छे वकील रख सकते हैं। जब भारतीय न्यायपालिका पर ऐसे लोगों का कब्जा हो जिन्होंने भारतीय संविधान को तहस नहस करने का काम किया, न्यायपालिका को तहस नहस करने का काम किया, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को तहस नहस करने का काम किया, और सीबीआई को बजाय तोता बनाने के कौवा बनाने का काम कर दिया, चुनाव आयोग को कौवा बना दिया, और जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं चुनाव आयोग के, उनके हिसाब से न्यायपालिका जमानतें दे रही है, उनके हिसाब से रिहाई दे रही है, और जिन लोगों के हिसाब से रिहाई हो रही है और जमानतें हो रही हैं उन लोगों को मजबूत करने का काम कांग्रेस ने किया। अगर कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के विध्वंसकारियों को और गोधरा के मुलजिमों को सही वक्त पर सजा दे दी होती तो आज जो अस्तित्व में है वो लोग जो आजम खान साहब को प्रताड़ित कर रहे हैं या आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं या आम जनता जो महंगाई से जूझ रही है, ये सब कराधारा कांग्रेस पार्टी का है। अगर उन्होंने इनके वक्त रहते सही कदम उठाया होता और उनको सही सजा दी होती तो आज ये लोग अस्तित्व में और आज इतने बड़े प्रभाव में नहीं होते। इसके लिए कांग्रेस पार्टी से आपका क्या? मेरे भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत अच्छी बात है कि सब किया धरा कांग्रेस का है। आज जो समाजवादी पार्टी इतने बड़े बड़े बोल रही है तो पहले वो ये सुन ले कि उसको जिंदा किसने किया, उस मुर्दे में जान डाली किसने। जब सन 89 के अंदर लालू प्रसाद ने एडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी तो वहाँ सरकार गिरी सेंटर में वीपी सिंह की, उत्तर प्रदेश में सरकार गिरी मुलायम सिंह की। उस वक्त सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जो 105 एमएलए का समर्थन दिया था और बगैर किसी शर्त के समर्थन दिया, उसको जिंदा रखा। सवाल ये नहीं है कि पहले क्या हुआ, सवाल ये है कि आजम खां के लिए आपने एक अल्फाज क्या कहा। ऐसा नहीं है न्यायपालिका बिल्कुल खत्म हो चुकी। अभी हाई कोर्ट भी ये कह रहा है कि आप जो होर्डिंग लगाते हैं इस पर नाम लिखते हैं, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी है आपने जो मुकदमे वापस जो लिए हैं वापस रूलिंग पार्टी से कहा उसको दोबारा खोले जाएं। सवाल यह है कि आपने किसी होर्डिंग पर उसका नाम क्यों नहीं लिखा आजम खां का। बकरीद चली गई, ईद चली गई, आपके रक्षाबंधन चला गया, वहाँ किसी जगह नाम नहीं है। डील क्या हुई हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जवाहर यूनिवर्सिटी तोड़ी गई, उसमें अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले। कितने बच्चों का मुस्तकबिल खराब हुआ, कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ, वहाँ क्यों नहीं बोले। अकेला राहुल गांधी बोलता है, राहुल गांधी ने बहुत कुछ किया। आज जो कांग्रेस कहती है, सब कहते हैं कि आज जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया। आज जो दुकान खोल के बैठे हैं कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की दुकान खोल के बैठे हैं जो हर चीज़ बेच रहे हैं। IIT दिया, सरकारी स्कूल दिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिए, एयरपोर्ट दिए, हाईवे दिए, सड़कें दिए, रेलवे दिया, दिल्ली का नक्शा दिया, आपके मेट्रो दिया, कांग्रेस ने हर चीज़ दी। यहाँ तक के कांग्रेस में जब इनकी सरकार थी वीपी सिंह की, उसके बाद में सरकार इनकी आई के गुजराल की, बच्चा जब हाई स्कूल करके निकलता था, बीटेक करके निकलता था, डिग्री लेकर निकलता था, उसके दिल में ये एक ख्वाहिश रहती थी कि हम डिग्री लेकर निकल रहे हैं कि हमारी सर्विस लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन इस कांग्रेस की 10 साल की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मुल्क को यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया कि बच्चा जब एग्ज़ाम देता है, जब बच्चा डिग्री लेता है तो कंपनियां वहाँ आती हैं कि बेटा तू डिग्री ले और डिग्री लेने के बाद तू हमारे यहाँ। ये किया है कांग्रेस ने। अखिलेश यादव ने क्या किया, लैपटॉप बांटे,
किसी गांव में शहर में बिजली नहीं, सिर्फ 5 जगह बिजली देते थे। अखिलेश यादव ने जो किया है वो सबके सामने है, और कांग्रेस ने जो किया है वो सबके सामने है। और जो भी कुछ है, अभी रात है, दिन होना बाकी है। दिन के उजाले में सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कौन किसने क्या किया है। पब्लिक बहुत समझदार है, पब्लिक सब चीज़ साफ कर देगी इस चीज़। मैं आपसे डॉक्टर कृपाल सिंह यादव जी से सवाल करूंगा कि एक सवाल है कि जैसे बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, आज 12-13% ब्राह्मण हैं, और समाजवादी भी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, और मुसलमान 20% है। कहीं पर भी मुस्लिम सम्मेलन करती नहीं दिखाई देती है, ओबीसी सम्मेलन करते नहीं दिखाई देती है। वही भाजपा केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने ओबीसी मंत्री लिए, यानी ओबीसीओ को वोट अपने तरफ आना चाहिए। ऐसा समाजवादी पार्टी कहीं पर नहीं दिखाई देती है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है। पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। मुझे लगता ये है कि जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं, या कांग्रेस भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रही है। जिस चीज़ को मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती है माननीय आजम साहब को लेकर के, माननीय आजम साहब का कोई होर्डिंग ऐसा नहीं होगा जिसमें फ़ोटो ना हो, एक बात। दूसरी बात, रामपुर से लेकर के हाई कोर्ट तक सारे वकील पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। उनकी बेटा, उनकी पत्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैं पार्टी का बहुत एहसानमंद हूँ, पार्टी मेरी पूरी लड़ाई लड़ रही है। कहीं उनको नेगलेक्ट नहीं किया गया। पूरा सम्मान समाज पार्टी में आज जो पहले था आज भी है, वो संस्थापक सदस्य थे, हैं और रहेंगे हमेशा। पूरा सम्मान है और पूरी लड़ाई समाज पार्टी लड़ रही है, उनकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बात आपने कहा बैकवर्ड की, अभी आपको मैं गिना दूँ, आप अलीगढ़ में हो तो आप पता कर लेना। 12, 13, 14 तारीख को बघेल समाज का सम्मेलन है, और 19 तारीख को दलित समाज का सम्मेलन हो रहा है अलीगढ़ में। हर वर्ग का सम्मेलन समाजवादी पार्टी करने जा रही है, खाली ब्राह्मण सम्मेलन नहीं हो रहा। समाजवादी पार्टी, अभी मैंने एक प्रजापति समाज का किया था, यानी कोई वर्ग ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण वोटों पे टिकी हुई है। तो मैं बताता हूँ, 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बनी थी, 40% ब्राह्मणों ने वोट दिया, 60% ब्राह्मण भाजपा में थे। 2012 में भी वही परिस्थिति थी, वही 40% ब्राह्मण समाजवादी पार्टी में था और 60% वही भाजपा में था। तो कौन सी ख्वाहिश है कि फिर से वो 40% भाजपा के जो गए हुए वोट है समाजवादी पार्टी में आएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 40% आएंगे, कितने आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी केवल ब्राह्मण सम्मेलन की पटेल यात्रा भी चल रही है पूर्वांचल में, आपने देखा हो। जो समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय नरेश उत्तम पटेल, डेली पटेल यात्रा निकाल रहे हैं। आज भी किसी जिले में कार्यक्रम हो रहा है। डेली कोई ऐसा नहीं है जिस दिन SC BC के कार्यक्रम हर जिले में ना हो रहे हो। खाली ब्राह्मण सम्मेलन नहीं हो रहे, हर जाति का सम्मेलन हो रहा है, SC का भी हो रहा है, बैकवर्ड का भी हो रहा है, सब सम्मेलन हो रहा है। आपको सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार यादव। महेंद्र कुमार यादव जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, आम आदमी की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में क्या देखेंगे? कौन से मुद्दे होना चाहिए विकास के? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद अगर इस संविधान में एक संशोधन हो जाए कि जिस जाति का बाहुल्य है, ये हमारे नेता ही जातिवाद बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ यादव बाहुल्य है, यादव को टिकट देती, मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम को टिकट देती। मेरा विचार ये है कि सबसे पहले जिस जाति का बाहुल्य है उस जाति के व्यक्ति को टिकट न दिया जाए जात पात खत्म करने के लिए। ये मेरा अपना मानना है। जातवाद तो हमारे नेता बढ़ा रहे हैं। इतना जातवाद बढ़ के आ रहा है कि पहले गांवों में हर जाति का आदमी एक जगह बैठता था, उठता था, सारे काम करता था। न कोई हिंदू होता था, न कोई मुस्लिम होता था, न कोई ठाकुर होता था, न कोई यादव होता था। सब एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे सुख दुख में। लेकिन जब से ये राजनीति का बढ़ना हुआ, तब से जातिवाद इतना फैल रहा है कि भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। अगर इसको खत्म आप करना चाहते हैं, आपके चैनल से मैं चाहूँगा इस बात को कि सबसे पहले जिस कास्ट का यहाँ बाहुल्य है उस कास्ट को टिकट ना दिया जाए। ये संविधान में संशोधन होना चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। अच्छी बात है। हमारे साथ मोहम्मद तलीम साहब है, मोहम्मद हामिद साहब है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है। उनसे मैं एक सवाल करूंगा। जैसे भाई साहब ने एक शब्दों का इस्तेमाल किया है और वो शब्द बड़े पैमाने पे भाजपा के लोग इस्तेमाल करते हैं। इस देश में SC ST OBC को हिंदू कहा जाता है उनके द्वारा, और भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। यही लोग हिंदुस्तान कहते हैं, और मुसलमान भी हिंदुस्तान हिंदू कहते हैं। तो मुसलमानों में और ब्राह्मणों में और मनुवादियों में क्या अंतर है?
मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ MN TV का कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो आपने सवाल किया मैं उसका भी जवाब दूंगा और मुझे कुछ और टाइम भी दीजिए, मैं और भी बात करूंगा थोड़ा। इस सवाल का जवाब दीजिए बाद में हम। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है, जो सवाल आपने किया है, दरअसल इस भारत के हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जिन्हें बुद्धिजीवी कहा जाता है, आम आदमी को तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्हें ये बात मालूम ही नहीं है कि वो बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह के किसकी मदद कर रहे हैं। दरअसल इस मुल्क में RSS जो है वो इस मुल्क को हिंदुस्तान हिंदू राज्य बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। और मुसलमान हमारे बुद्धिजीवी बेपढ़े लिखों से तो बात दूर छोड़िए, मैं पढ़े लिखों की बात कर रहा हूँ, उन्हें यही नहीं मालूम कि ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि भारत है। अगर आप पासपोर्ट में देखेंगे, संविधान में देखेंगे, इंडिया दैट इज भारत संविधान में कहा गया है। कहीं भी पूरे आप दुनिया के नक्शे पे चले जाइए, हिंदुस्तान आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमानों के ज़ुबानों पे हिंदुस्तान मिलेगा, दिमागों में हिंदुस्तान मिलेगा। ये इसलिए है कि उन्हें मालूमात ही नहीं है, बहस करते हैं सारी चीज़ें। दूसरी बात यह है कि आप पासपोर्ट पे उठा के देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा इंडिया डैट इज़ भारत। तो हमें बार बार हिंदुस्तान 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 बोलकर उन मनुवादियों की मदद नहीं करनी चाहिए जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बात शायद आपको मेरी उस पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरी, यहाँ पर तमाम सारे पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई आजम खान साहब की बात कर रहा है, कोई किसी की बात कर रहा है, यानी सारे के सारे लोग जो मुसलमानों के जज्बात से खेल रहे हैं। ना किसी को आजम खान से मतलब है, ना किसी और को मतलब है। मसला ये है कि आज़ादी के बाद इस मुल्क के अंदर हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के अगर आदमी हूँ तो मैं मुसलमानों की बात करूँ, लेकिन मुझे मुसलमानों की नहीं, यहाँ के 85% लोगों की बात करनी चाहिए जिनकी हालत बहुत बुरी है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की तो सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इस मुल्क के अंदर जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब है, आदिवासी हैं, और OBC के लोग, और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ जो लगभग 99% इस मुल्क में है, उनकी क्या हालत है, वो किसने बनाई 70 साल में। अगर आज आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो लगभग 20 करोड़ लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों के पास घर ही नहीं है, छत ही नहीं है उनके पास, और लगभग 20-25 करोड़ से भी ज़्यादा बहुत बुरी हालत में है। तो हम कोई आजम खान साहब की बात कर, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि ये सारी हालत हुई क्यों है। जैसे आपने पूछा कि ब्राह्मण, सारी पार्टियां हमारी, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी हो वो भी हमारी पार्टी, मूल निवासियों की पार्टी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो वो भी मूल निवासियों की पार्टी है। मैं कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की तो बात करता नहीं हूँ। वो 85% को तो छोड़ दिया है उन्होंने, और जो उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 10-12% होगा या 8% वोट होगा ब्राह्मण्स का, उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप अपनों को तो छोड़ रहे हो, ना उनकी बातें कर रहे, ना उनकी जातिगत जनगणना की बात कर रहे, ना शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे। अब आप अलीगढ़ में अगर देखें आप तो बहुत बड़ी तादाद में शेड्यूल कास्ट है, ना समाजवादी पार्टी उनको पूछ रही। लेकिन जिस वक्त इलेक्शन आता है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको वोट लेना है तो आपको सामाजिक बनना पड़ेगा। पहले होता यह है कि जब जिस वक्त इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के वक्त हमारी सारी पार्टियां सक्रिय होती हैं, कोई किसी की बात करती है, कोई किसी की बात करती है, लेकिन हम कभी ये गौर नहीं करते कि इस मुल्क के अंदर RSS 95 सालों से सामाजिक कार्य करती है, हर दिन करती है, हर रोज़ करती है। और सारे सामाजिक, एक मुस्लिम को छोड़कर, ईसाइयों को छोड़कर, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको छोड़कर सबको अपने साथ लेती है। रोज़ाना सुबह उनके 4 बजे मीटिंगें होती हैं, आप देखते होंगे जिनके शाखा कहते हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को जोड़ती है। लेकिन हमारी जितनी पार्टियां हैं, जो मूल निवासियों की पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इनका काम यह है कि ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आती हैं और वोट चाहती हैं। लेकिन वो जो हमारा SC ST समाज है, मूल निवासी समाज, वो RSS के पास जा चुका होता है उस वक्त तक। जैसे भाई ने कहा हमारे कि साहब जिसकी जो कैंडिडेट है उसका खड़ा कर दिया जाता है, ये होता है, वो होता है, वो लोग उसी के समाज को उसको भी वोट नहीं देते। आपने देखा होगा, वो BJP को वोट करते हैं। इसलिए वोट करते हैं कि वो BJP से नहीं बल्कि RSS से जुड़ चुके होते हैं। लगातार वो काम करती है, साल दर साल, हर रोज़। तो हमारी इन पार्टियों से मैं ये कहना चाहूँगा, ना मैं कांग्रेस से कहना चाह रहा, ना आम आदमी पार्टी से, लेकिन जो हमारी मूल निवासी पार्टियाँ हैं, मूल निवासी समाज की पार्टियाँ, यानी बहुजन मुक्ति पार्टी, समाजवादी पार्टी, कि हमारे लोग जो 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के, इनके लिए लगातार वो सामाजिक काम करें, सामाजिक व्यवस्था बनाएं, सामाजिक एक दूसरे से करीब बढ़ाएं, रोज़ बढ़ाएं, ना कि इलेक्शन के वक्त।
अगर आप इस वक्त इलेक्शन के वक्त जाएंगे तो वो लोग पहले से ही वहीं जुड़े हुए हैं। मैं इनकी तरफ जाऊंगा। एम ए खान गांधी साहब, एक आपसे सवाल है कि जहां पर 80-90% आबादी मुसलमानों की है, 2017 के चुनाव में वहां पर भाजपा के कैंडिडेट चुनकर आए और वो भी भाजपा ने 403 विधानसभा प्रत्याशी में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं, जो ये हमारे कांग्रेस के दोस्त शाहिद शेख साहब ने कहा था कि अधूरी बात रह गई थी, माफ़ी के साथ अर्ज़ करूँगा कि आज़म खां का अचानक आज़म प्रेम कांग्रेस के अंदर जो जागा है, तो टीवी राजेश्वर और बीएल जोशी, बनवारी लाल जोशी, ये लोग कांग्रेस के नेता भी रहे और गवर्नर रहे उत्तर प्रदेश में। उस वक्त आज़म खां साहब की यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी करेक्टर की फाइल इन्होंने पेंडिंग रखी। वो भगवान भला करे राज्यपाल अजीज़ कुरैशी साहब का कि उन्हें कार्यवाहक राज्यपाल का चार्ज मिला, तो उन्होंने माइनॉरिटी करेक्टर्स और संबंधित जो फाइलें थीं वो पास की। बहरहाल अब आपका सवाल ये है कि जहां मुस्लिम बाहुल्य सीटें थीं वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, कोई किसी मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया। इसके बावजूद भी तो उसकी ख़ास वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो आरएसएस के अनुषांगिक संगठन हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक ब्रांच है, इन सब ने एक काम बड़ी खूबसूरती से किया कि किसी तरह मुसलमानों को इस देश में सामाजिक और राजनीतिक अछूत बनाया जाए। जब राजनीतिक और सामाजिक तौर पर अछूत बना दिया गया और वाकई के जहां के पिछड़ा विरोधी राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बावजूद सत्ता में आने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए उनको सबको हिंदू मान लिया और हिंदू बना दिया, मात्र सत्ता प्राप्ति के लिए, जबकि वो उनके खाते में बहुत अच्छे हिंदू नहीं हैं, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज थे, उन लोगों को उन्होंने हिंदू घोषित किया थोड़ी देर के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। मुसलमान अकेला तन्हा रह गया, बाकी का गैर मुस्लिम समुदाय जो था वो, जिसमें दलित लोग भी शामिल थे। 90% मुसलमान है और 10% में कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। मेरा कहना है कि ऐसा क्यों हुआ है? हमारा ये दावा भी है कि ईवीएम की बदौलत तो नहीं हुआ है। देखिए, जहां 90% है वहां मुसलमान आज भी, अगर ये हिंदू मुस्लिम का जहर बोने में कामयाब रहे या ये होता रहा, तो ऐसी कोई सीट नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी जानकारी को दुरुस्त कर दूं, कि ऐसी कोई एक सीट नहीं है कि जहां 90% मुसलमान हो। अगर एक मुस्लिम को अलग करने के देवबंद गैर मुस्लिमों की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज़्यादा है, उनको भाजपा ने हिंदू बना दिया और वो हिंदू बन गए थोड़ी देर के लिए। जब तक इस देश ईवीएम का कोई रोल नहीं है। अखिलेश यादव जी ने 11 मार्च 2017 में जब चुनाव के नतीजे आए, ईवीएम पर सवाल उठाए थे, ईवीएम पे सवाल उठाए थे, बहन जी ने भी सवाल उठाए थे। आप कहते हो कि ईवीएम का कोई रोल नहीं है उसमें? ईवीएम को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं सर। ईवीएम को क्लीन चिट किसी ने भी नहीं दी है पूरे विश्व में। हर जगह से ये साबित हुआ है कि ईवीएम में छेड़खानी संभव है। उसके विरोध में आंदोलन भी नहीं किए ना। ईवीएम के लिए पूरे सारे, मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से सारी राजनीतिक पार्टियों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो ईवीएम का विरोध जारी रखें। और ऐसा नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने विरोध किया, लेकिन ये विरोध एक आदमी या एक पार्टी से नहीं चलेगा। गैर भाजपाई जितने दल हैं, जिनमें कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है, उन सबको वो सब अगर जिस दिन ये ऐलान कर देंगे कि हम ईवीएम से वोट इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चुनाव आयोग सर से पांव तक पसीने छोड़ जाएगा और उसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि चुनाव वापस बैलेट पेपर से कराया जाए। लेकिन वहां आदरणीय अखिलेश यादव जी या एक दो और राजनीतिक सहयोगी अकेले पड़ जाएंगे तो ये संभव नहीं है। तो मैं क्लीन चिट नहीं देना चाहता ईवीएम को। मैं उस ईवीएम को भी जिम्मेदार मानता हूं और उस परिवर्तन और उस जहरीली फिजा को भी जिम्मेदार मानता हूं कि गैर एससी में गैर जाटव एससी सारा भाजपाई हो गया और गैर यादव ओबीसी भाजपाई हो गया। ये भी एक वजह थी और दूसरी वजह ईवीएम भी थी। मैं उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता। ईवीएम के संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ईवीएम
देश में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस के द्वारा 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब इसको स्थापित किया गया। ये क्यों किया गया कि मानो काशीराम साहब एक नारा देते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो काशीराम साहब के चैलेंज को मानते हुए कांग्रेस के ब्राह्मणों ने, जो देश में 3.5% है, किसी गांव का सदस्य भी नहीं बन सकता, वो आज ईवीएम के माध्यम से देश का शासक चुनने को चुनता है, नॉमिनेट करता है। तो जो ईवीएम है, ईवीएम लोग, हमारी जो पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के हों, वो तो बोलती नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग हों, वो चुनाव हारने के बाद मात्र ये कहते हैं कि ईवीएम घोटाले से हम चुनाव हार गए। लेकिन जैसे ही बहुजन मुक्ति पार्टी को 2014 का चुनाव लोकसभा का जो लड़ी, तो उस चुनाव से मालूम हुआ कि ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होता है। तो बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे देश में 15 में ईवीएम अर्थी का कार्यक्रम चलाया। इनका कहना है कि अकेले अखिलेश जी आंदोलन नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती, सभी ने आंदोलन करना चाहिए। क्या आपकी बहुजन मुक्ति पार्टी उनके साथ देगी ईवीएम के विरोध में आंदोलन करने में? हमारी पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी अब भी कर रही है, चुनाव में मैनिफेस्टो में भी है हमारा 100 रुपये के स्टाम्प पर। और कोई भी पार्टी अगर ईवीएम का विरोध करती है रोडों पर, ऐसे नहीं कि ट्विटर पर बोल दिया या मोबाइल पर बोल दिया, मीडिया के सामने बोल दिया चुनाव हारने के बाद, ऐसे नहीं। जैसे बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता रोडों पर आकर आंदोलन करते हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। ये तो MN TV पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में थे, और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सरपरस्त जिला के हैं, मंडल के हैं। तो इस बातों पे कहीं मुसलमानों की समस्या, आजम खां की समस्या, असदुद्दीन ओवैसी साहब की एंट्री चुनाव में, ये सारे मसले पे हमने चर्चा किया और बड़े अच्छी तरीके से चर्चा हुई और लोगों से, इन नेताओं से बात पता चली। कुछ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं भी इसमें शामिल थी। और आप देखते रहिए MN TV, MN न्यूज़ उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।